नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से लग गए होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट हिंदी के अंतर्गत लगी हुई कहानी लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम कहानी हमारे यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस में लगी हुई है, यूनिट 7 के अंतर्गत। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं इस पूरे वीडियो में क्या क्या बात करने वाला हूं, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके आया हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं जिस भी कहानी को पढ़ता हूं उस कहानी से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं, मैं लेके आता हूं। आप जाके देख सकते हैं, ये मैं 13वीं कहानी पढ़ रहा हूँ। इसके पहले 12 कहानी हम यूजीसी नेट हिंदी कहानी के अंतर्गत यूनिट 7 के अंतर्गत लगी हुई 21 कहानी में से हम 12 कहानी के ऊपर सेम इसी तरह से बात कर चुके हैं। फैक्ट के बाद हम उसके पात्रों का एक जगह संकलन करते हैं। संकलन करने के बाद हम पूरी कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। फिर तुरंत हम कहानी से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू हैं, तुरंत हम पीवाईक्यू को भी हल कर लेते हैं, ताकि हम अपना स्वयं का मूल्यांकन स्वयं से कर सकें कि कहानी पढ़ने के तुरंत बाद हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये सीरीज़ पूरी आपको कैसी लग रही है? वीडियो थोड़ी लंबी खिंच जाती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक बार देख लेना और उसको पूरा कंठस्थ कर लेना बार बार देखने से बेहतर होता है। तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी के फैक्ट के ऊपर हम सबसे पहले चलते हैं। देखिए, यह कहानी है, 13वीं कहानी है, लाल पान की बेगम। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए, ठुमरी संग्रह में संकलित लाल पान की बेगम 1956 की कहानी है। यह इलाहाबाद से प्रकाशित कहानी पत्रिका के जनवरी 1957 के अंक में प्रकाशित हुई थी। लाल पान की बेगम सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी संग्रह है ठुमरी के ऊपर मैंने पीछे भी बात किया था, क्योंकि मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम, यह जो आपके सिलेबस में लगा है वह भी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है और वह भी ठुमरी में ही प्रकाशित हुई है। मैं इसके पिछले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी जो लाल पान की बेगम है, यह कहानी पत्रिका के जनवरी 1957, ये फैक्ट है, आप याद कर सकते हैं, में प्रकाशित हुई थी। लाल पान की बेगम नारी केंद्रित कहानी है। यह कहानी नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर लिखा गया है। ठुमरी कहानी में कुल 9 कहानियाँ संकलित हैं। पहला रसप्रिया, दूसरा तीर्थोदक, तीसरा ठेस, चौथा नित्य लीला, पांचवा पंचलाइट, छठवां सिर्फ पंचमी का सगुड़, सातवां तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इसके नंबर को भी आप याद रख सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है। 8वां नंबर है लाल पान की बेगम, यानी 7वें नंबर पर, ठुमरी के 7वें नंबर पर है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, और 8वें नंबर पर जो कहानी वह है लाल पान की बेगम, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं। 9वें नंबर पर है 3 विधियाँ। दोस्तों, हम इस 9 कहानियों को इसलिए पढ़ रहे हैं ठुमरी संग्रह में, क्योंकि ऐसे प्रश्न बन रहे हैं कि निम्नलिखित कहानी किस कहानी संग्रह में प्रकाशित है या संकलित है। खासकर जो हमारे सिलेबस में कहानियाँ लगी हुई हैं, जितनी भी रचनाएं हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं, उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर है केवल मात्र इतना ही जानकारी है तो आप कम से कम 10 से 12 प्रश्न सही कर पाते हो, जो कि बहुत 10 से 12 प्रश्न ऐसे ही होते हैं, रचनाओं से संबंधित होते हैं, जो हमारे सिलेबस में लगे रहते हैं। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा सिलेबस नहीं याद होता। अगले स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं इस कहानी का प्रतिपाद्य क्या है, मैंने उसे रखा है। यह कहानी आंचलिक पृष्ठभूमि में एक स्त्री की आत्माभिमान की आकांक्षा की अभिव्यक्ति, एक स्त्री की आत्मा अभिव्यक्ति की आकांक्षा की अभिव्यक्ति है। कौन सी कहानी? लाल पान की बेगम। सॉरी। बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई यह कहानी बिरजू की माँ के रूप में एक अलग व सशक्त स्त्री को पेश करती है। गांव के लोगों में के आपसी ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद की जीवंत बानगी है। कैसे बिरजू की माँ जो है वो पूरे गांव को एक साथ लेके चलती है,
ईर्ष्या ईर्ष्या द्वेष राग विराग के बाद भी जब वो मेला देखने जाती है तो एक एक लोगों से पूछती है, चलना है, मेरी बैलगाड़ी से चलना है तो चलो, खाली है, सीट जगह न रहते हुए भी वो बैठाती है। सभी लोग बैठ के मेला देखने जाते हैं। वो समय कैसा था, आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देखने को मिलता है। कुछ उल्लेखित टोले हैं इसमें, अलग अलग टोले की बात की गई है। एक है कुरमा टोली, दूसरा कोयरी टोली और तीसरा बबुआन टोली। 3 टोली की बात की गई है इस कहानी में। आप इन तीनों टोली को अपने शॉर्ट नोट में ऐड कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, इससे प्रश्न आपके बनते हैं। जब मैं पीवाईक्यू आगे आप देखेंगे इसी वीडियो में तो आपको दिख भी जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। स्थान के नाम में है सिमराह का सरकारी कूप, उसके बाद गुलाब बाग मेला और मोहनपुर होटल बंगला। अगले स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। अगले स्लाइड में देखिए, इस कहानी का अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूँगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लेके रख लीजिए या फिर लगे हाथ पॉज लेके आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि पात्रों का संकलन बहुत ज़रूरी है और पात्र पता होना बहुत। इससे संबंधित लगभग हर साल एक या दूसरे शिफ्ट में पात्रों से संबंधित प्रश्न इस कहानी से पूछ लिए जाते हैं। बिरजू की माँ इस कहानी की मुख्य पात्र है, जो कि लाल पान की बेगम के नाम से भी जानी जाती है। वही लाल पान की बेगम है, मुख्य नायिका है और एक सशक्त महिला जो सबको साथ लेकर चलने पर विश्वास रखती है। बिरजू लड़का है 7 साल का और चंपिया का भाई है। मतलब बिरजू और चंपिया ये दोनों भाई हैं, बिरजू की माँ और बिरजू के पापा। ठीक है, बिरजू की उम्र 7 साल थी, इसे आप नोट कर लीजिए। और चंपिया जो कि बिरजू की भाई रहती है, उसकी उम्र कितनी है? 10 साल। बिरजू के पिता डरपोक किस्म का आदमी है जो अपनी चाह को हमेशा दबा कर रखता है। मखनी या भवानी फुआ जिसका कोई भी नहीं है, अकेली, मतलब मखनी या भवानी फुआ जस्ट बिरजू के माँ के घर के बगल में ही रहती हैं, उनका कोई नहीं है, वो अपने मायके में रहती हैं। जंगी की पतोहू एक मुहजोर नवविवाहित स्त्री जिसकी 3 महीने पूर्व गौन आया है, रेलवे स्टेशन के पास की है। उसके बाद देखिए कुछ पात्र और हैं, गौण पात्र, लारेबा की बीबी, राधे की बीवी बेटी, सुनरी और शहुआइन। अगले स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। आगे हम पूरे कहानी का लाइन बाय लाइन पाठ करेंगे। आपके पास अगर टेक्स्ट है तो ओपन कर लीजिए, नहीं तो मेरे साथ देखते रहिए। जिस भी लाइन को मैं अंडरलाइन करूँगा आप उसे ज़रूर अंडरलाइन कीजिए और उसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिएगा। लाल पान की बेगम कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की है। पढ़ते हैं हम इसे लाइन बाय लाइन। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। पहली पंक्ति और लास्ट की पंक्ति हर एक कहानी का आप ज़रूर याद रखिए। बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कूढ़ रही थी। क्या उबाल रही थी वो? शकरकंद कूढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी पल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते सो जो गई है। शहुआइन की दुकान खोआ गुड़ लाने सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई, आज लौट के जरा। बागड़ बकरी की देह में कुकुर गाछी लगी है, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फाद कर रहा है। बिरजू की माँ बागड़ का पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गांच बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया न हो तब न फुआ। तो बिरजू की माँ कहती है कि बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब न फुआ, मतलब तब न जाएगी, मतलब वो व्यंग करती है। गर्म गुस्से में डूबी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने
हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेकारे बागड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही थी। आहा, आय हाय, हर है, मतलब ऐसे बकरे वगैरह को इस तरह से आवाज़ देके उन सबों को मतलब भगाया जाता है। बिरजू ने लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे पप्पा ने बड़ा छुट्टा बना दिया है तुझे। बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भर कर लौटती। पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को। 4 मन पाट यानी जूट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में वो बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। यह प्रश्न इसी पर पूछा गया था कि बलरामपुर नामक जिक्र किस कहानी में हुआ है। तो लाल पान की बेगम ने। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं, मेरे मुंह में आग लगे हैं। क्यों? मैं टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक ओर मोड़ कर ऐंठती हुई बोली निकाली। अरे हाँ बिरजू की माँ, मैं आके आगे नात और पीछे पगहिया ना हो तब ना। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर ही रहती है। कहती है, फुआ सबसे सित्तल मिर्टी यानी सर्वे सेंटलमेंट के हाकिम के बासा का फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भंटा की भेंटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धर कर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। जंगी की पतोह मुँहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है। कितने महीने हुए? 3 महीने। और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सिड़किलासी है। उसका खशम रंगी कुरमा टोली का नामी लठैत है। किस टोली का? कुरमा टोली का। इसलिए हमेशा सींग घुमाती फिरती है जंगी की पतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोहू की गला खोल बोली, गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन मसोस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ के छाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज़ दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जा रही है। गांव में तो अब थिएटर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतुरियाँ पतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। क्या? बाजे न मुरलिया। अरे चंपिया, दोबारा चिल्लाती है। जंगी की पतोही ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाल और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। लाल पान की बेगम बसती है, ये बात कौन बोली थी? जंगी की पतोह। नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक जलती है। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टार्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन ढाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकाती थी। चंपिया की माँ के
आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोआ गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सवाइन जल्दी से सौदा नहीं देती तो क्या करूं? सवाइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी एक सवाइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी। हर जाई, मतलब गाली देती है। जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते हुए सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले ए मैया एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहती फैलाई, देना मैया एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, चाटे जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियाँ देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बेलज्जी? चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटका कर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए। दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी जो बैलगाड़ी आने वाली थी जिस पर ये लोग घूमते मेला जाने वाले, वो अभी तक नहीं आई। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोली में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे। मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेने जाने वाला है। किसकी? मलदहिया टोली की मियाँ जान की। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोली में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा? न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छील कर रख दे उठाकर। यह मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुँच कर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख कर दीदिया मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई फिर भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ, राकस तुझे। हर चीज़ में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सहते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ी की याद हो गई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियाँ नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी तुमने सुनी? बेसी बक बक मत करो, बागड़ के गले से झुमकी खोलती हुई चंपिया बोली।
चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के उसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठाने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मिक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संजा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर हम सभी मेला देखने जाएंगे। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जीन बाबा को एक बैगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जीन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। ओह, पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ़ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएंगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पतोहू की बातें चूकती हैं। भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाले की बेटी पतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा ज़मीन क्या हासिल की है? कितनी ज़मीन? 5 बीघा ज़मीन। बिरजू के बप्पा ने गांव की भाई खौंकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी है। धरती फोड़ कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं। पाट के पौधे तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार, भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा कर तौल के ओजन हुआ भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे ज़मीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह घुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा, यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी है, मेरी पढ़ाई लिखाई इसी ज़मीन की उपज से चलती है। और फिर कितनी बातें, खूब मोहना जानता है, उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू अंदर, तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, कपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे ज़मीन। रोज़ आकर माथा पकड़ के बैठ जाएं, मुझे ज़मीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी है, जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा? चोरू ज़मीन जोर के, नहीं तो और किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेज़ी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है।
जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, कोलू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने भी नहीं दिया आँख से। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे ही गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो गया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगी। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुसमय में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच, कतरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब आएगी पतली जीभ वाली पुतरिया, तब हंसती आएंगी, हंसती जाएंगी। सभी जलते हैं उससे, हाँ भगवान दाढ़ी जार भी। 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है किसी के पास एक घूर ज़मीन भी अपने इस गांव में। जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है अगहनी। लोगों की भी बिकदीड़ से बचे तब तो। बाहर बैल की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कंठ होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है क्यों रे चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्रायः एक ही साथ कहा, हूँ। चुप बिरजू की माँ, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, गड़गड़ाती है ना? हूँ। दोनों ने फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है तो चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी। भाग के आ, चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला लिया। बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती है। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली के गांजे की चीलम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू, बेटा बिरजमोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे, नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उठती क्यों नहीं? ले धान की पचीस रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रख कर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन में सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतर कर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की शंगनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला के से हकीम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचशीश टट्टी में खोजते अपने खेत का है। अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर सूख जाएगी सारे खेत की बालियाँ। मलदहिया टोली पर जा रहा था।
अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तू रे, इस दुश्मनों के आगे मारे कोई नेम धर्म बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान से पहले ही नया धान जुठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ़ है। चिरई चुरमुन हैं यह लोग, दोनों के मुंह में नवान के पहले नया अन्न न पड़े। मतलब वो बिरजू की माँ अपने पति से कहती है कि अभी जब तक नवान ना हो जाए तब तक हम दोनों के मुंह में ना पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाई। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है न दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती? वाह, खूब हो तुम लोग। जिनके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी कभी बैल की ज़रूरत होगी, पूछूंगा तब कोयरी टोली वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ ने होठों पर मुस्कुराहट खोलकर खिलने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का पप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी में उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी जरा घैलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज़ दे तो। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई दी। हाँ, अब फुआ क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगहिया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगहिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ खांकती हुई आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। देखो, इसके बाद भी वो फुआ आती है। कैसी बात, यही होती है गांव की जो है। गांव इसीलिए प्यारा होता है, लोग किसी बात का बुरा नहीं मानते थे। अब तो वहाँ भी मतलब थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के लोग अपनी बात मन में बात बैठा लेते हैं। लेकिन देखिए इस कहानी में किस तरह से वो मखनी फुआ दोबारा आती है और दोबारा से वो सब कुछ काम करती है। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और वह एक है सहुआइन। राम कहो उस राम को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई। गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा मिलिट्री टोपी। इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को। चंपिया बेचारा शाम से ही मांग रहा था। बेचारा मत कहो मैया, खूब सहारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ही हंसने लगी। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फाक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। हाँ हाँ हाँ। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा,
एक कनवा गुड़ है, आधा दे दूँ फूआ? फूआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। ओहो, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा की चाँद सिर पर आ गया था। किस चाँद की बात होती है? पूर्णिमा की चाँद। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंगटिक्का पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एक तक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की बेगम। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चूं चूं करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो न, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट स्पष्ट हो गई। बिरजू के पप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी? क्या पूछते हो? रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गईं। अभी ट्यूशन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आ जा, झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आ जा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आ जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। मतलब सभी को लेके जाती है वो। आ जा, जो बाकी रह गई हैं सब आ जा जल्दी। जंगी की पतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी, 3 लोग पुनः दोबारा आते हैं। तीनों गाड़ी के पास आईं। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी का बनाएगा पतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत में झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराहा से सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल में जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झरते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्धि की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लरेना की बीबी और जंगी की पतोहू, ये चारों ही गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे के मंगटिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बैस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे? जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही हैं। दोनों पतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खखास कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया, और ज़रा ज़ोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए।
बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पतोहू है। गौने की साड़ी में से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी मंगटिक्का का परचाँद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं। उसे नींद आ रही है, उसे अब नींद आ रही है। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। अब इस कहानी से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ हैं, जितने भी PYQ हैं, मैं PYQ को भी लेके आया हूँ और PYQ करेंगे, ताकि आप PYQ तुरंत करने के बाद आप स्वयं का मूल्यांकन तुरंत लगा पाओ कि कहानी पढ़ने के तुरंत बाद जो मैं PYQ लगा रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसमें से कितने PYQ मैं कर पा रहा हूँ। तो हम PYQ करते हैं इस कहानी से संबंधित। और आपको ये सीरीज़ कैसा लगा, कहानी का पार्ट कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए, ताकि मुझे एक प्रेरणा मिले आगे और भी वीडियो लाने के लिए। मैं कोशिश करूँगा दिसंबर से पहले 10 यूनिट से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं सब कंप्लीट करवाने का मैं पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा, मेरे अंदर ऊर्जा का प्रवाह तभी होगा जब आप कमेंट बॉक्स में सराहोगे। सराहना करना यानी आलोचना भी हो सकती है। आप अपने आप को आप जिंदा हो, जिंदा इन द सेंस कि आप एक्टिव हो, ये जब दिखाओगे आप आलोचना ही करो कि नहीं दोस्त सर आप ऐसे नहीं, इस तरह से भी वीडियो बनाओ, काफ़ी और अच्छा होगा, कुछ सुझाव भी दे सकते हो। मुझे लगेगा तो हाँ, कम से कम तारतम्यता बनी हुई है, लोग देख रहे हैं मुझे। ऐसे बस नीरसता के साथ कोई कब तक चल सकता है। तो अगर आपको PDF चाहिए, सारी PDF चाहिए, तो आप दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं सारे PDF प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में और भी माध्यम का सुझाव दे सकते हैं जहाँ आपको PDF चाहिए, अगर वहाँ कोई आपको परेशानी है तो। चलते हैं आज के PYQ की तरफ। सबसे पहला PYQ है, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ हैं। पहला मुर्दों का गांव, दूसरा ठुमरी, तीसरा कर्मनाशा की हार, चौथा आदिम रात्रि की महक। सबसे पहले ठुमरी, यह तो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है और इस कहानी के अंतर्गत ही लाल पान की बेगम और मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी संग्रहित है। आदिम रात्रि की महक भी इन्हीं की कहानी है। दूसरा और चौथे की तरफ हम जा सकते हैं, ऑप्शन सी मेरे हिसाब से सही है। देखते हैं उत्तर की तरफ, उत्तर सी। यह प्रश्न UGC नेट जून 2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। बिल्कुल एविडेंस के साथ में PYQ लेके आता हूँ, आप जाके देख सकते हैं NTA की वेबसाइट पर कि यह प्रश्न है कि नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टीसन वाली कहकर संबोधित करती है। ऑप्शन ए चंपिया, ऑप्शन बी जंगू की पतोहू, जंगी की पतोहू, ऑप्शन सी लरीना की बीवी, डी राधे की बेटी सुनरी। इसका उत्तर होगा बी। आप कमेंट बॉक्स में भी उत्तर देते रहिए, जंगी की पतोहू। जिस प्रश्न का उत्तर आपसे गलत हो रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और दोबारा से जाके इस वीडियो में देखिए, या फिर आपके पास टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को एक बार अच्छे से और पढ़िए, नहीं तो मेरे से PDF ले लीजिए, आपको टेक्स्ट में PDF में ही टेक्स्ट दे दूंगा। ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारा PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर अंडरलाइन के साथ PDF चाहिए, जो मैं अंडरलाइन किया हूँ वो भी PDF में प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर देखिए, आंसर बी जंगी की पतोहू। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र है। पहला सुहासी, बी चंपिया, सी ज्योतिया, डी मखनी फुआ, ई सुनरी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देते रहिए। ए केवल A, B और D, B केवल A, D और E, C केवल B, C और E, D केवल B, D और E। सुहासी इस कहानी की कोई पात्र नहीं है। पात्र का संकलन यहाँ भी मैं किया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ, आप एक बार देख सकते हैं। पात्र का संकलन मैंने यहाँ पर कर रखा है, आप देख लीजिए। ये देखिए मैंने सभी पात्रों को एक जगह कर रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम उसी प्रश्न की तरफ।
वह प्रश्न था लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र हैं सुहासी। इस कहानी की कोई पात्र नहीं है, इसका मतलब जिसमें भी ये है उसे हम कट कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। अब 2 ऑप्शन है मेरे पास जिसमें बी तो है ही है, बी सच में है चंपिया। चंपिया की उम्र कितनी थी? 10 साल चंपिया थी। चंपिया का भाई का नाम क्या था? बिरजू। बिरजू की उम्र कितनी थी? 7 साल। ये सब पूछा जा सकता है, ये सब पूछा ही जाता है। ज्योतिया इस कहानी की कोई पात्र नहीं है। सी भी जिसमें उसे हम कट कर सकते हैं, आंसर डी होगा। और भी हम देख लेते हैं, मखनी फुआ इस कहानी की पात्र हैं, डी भी है। सुंदरी भी इस कहानी की पात्र है, अर्थात बी डी ई, बी डी ई जिसमें भी है देखिए बी डी ई चौथे में है। ठीक है, इसका उत्तर होगा बी डी ई। उत्तर की तरफ हम चलते हैं। उत्तर देखिए, आंसर बी डी ई। यह प्रश्न यूजीसी नेट हिंदी जून 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। पीवाईक्यू भी ख़त्म हुआ। अगर आपको ये जो भी सीरीज़ चल रही है अच्छा लगा, इससे आपको थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद। पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर मेरे से बात कर सकते हो। थैंक यू।